हाय गाइस, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बता दो एक बार। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बता दो एक बार। वेट कर लेते हैं, बच्चों को ज्वाइन कर लेते हैं। आ जाने देते हैं बच्चों को, जल्दी आ जाओ यार। स्टार्ट करते हैं फिर। वेट कर लेते हैं 3-4 मिनट्स, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आ जाने देते हैं सारे बच्चों को, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग हर्ष। पढ़ाई कैसे चली सबकी? चलो। ठीक है, डीपीपी वगैरह जो भी है सारी चीजें मैंने अपलोड कर दी थी, सोल्यूशंस वगैरह। ठीक है, वो तुम देख लेना। आज फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फ्रेश चैप्टर, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो। चलो चलो, ओके। गुड मॉर्निंग डोरी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं केटीजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, तो काफी टाइम बाद क्लास हो रही है हमारी। सो कुछ चीजें डिस्कस कर लेता हूँ मैं। एक सेकंड, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। देखो, पर्टिकुलरली अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो। क्योंकि लास्ट इंपॉर्टेंट या फिर कैसे तो टफ क्वेश्चंस जो थे वो 2013 में बने थे, जब नीट पहली बार हुआ था, मतलब एआईपीएमटी वगैरह हुआ था। तो 2013 में इसका अच्छा क्वेश्चन हुआ था, इसको कहते हैं सॉलिड क्वेश्चन, है ना। उसके बाद से इसमें से फिर क्वेश्चन नहीं बने। ठीक है। उसके बाद से फिर उसके मतलब बने हैं तो बहुत ही रेयर एंड कुछ खास क्वेश्चंस बने नहीं है। स्टेट्स ऑफ मैटर तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बिल्कुल वही चैप्टर है ये, सेम, उससे कम ही है थोड़ा सा। डिटेल में अगर हम बात करें तो थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल्स में सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है, जो आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये वाला जो फॉर्मूला हमारा, यही रिपीट होता रहता है बार बार। ठीक है। पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये फॉर्मूला इस पे बार बार रिपीट होगा, इसी में से सारे डेरिवेशंस निकलेंगे। में से डिराइव करके अलग अलग फॉर्मूलाज बनते हैं, उसको फिर साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से नाम दे दिया। कोई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को यूज करके एक फॉर्मूला बन गया, कोई तुम्हारा गेलो सैक्स लॉ बन गया। बहुत सारे लॉज बनते हैं उसमें से, वो सारे आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट को तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल कम चांस है, लास्ट 4-5 साल तुम देखो क्वेश्चन नहीं बनता है इसमें से। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट ठीक है, तुम सिर्फ टोटल में मैं कहूंगा जो मैं प्रीमियम डीपीपी में तुम्हें दे रहा हूँ उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो, एक ही लेक्चर को खत्म कर देंगे, वन शॉट, इसलिए मैंने टॉपिक्स नहीं लिखे हैं सारे। आज ही कंप्लीट हो जाएंगे टॉपिक्स। ठीक है। हेलो अलीजा। चलो, देखो टॉपिक्स क्या है। मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर है, उसके बाद बिहेवियर ऑफ गैसेस, उनको डिटेल में पढ़ेंगे तो काइनेटिक थ्योरी समझ में आ जाएगी। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये थ्योरेटिकल पार्ट है ज्यादा। एंड देन लास्ट में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। ठीक है। ये सारे आज के हमारे टॉपिक्स हैं। स्टार्ट करते हैं। चलो, ठीक है। चलो, आगे जाने से पहले, लास्ट टाइम मैं तुम्हें बता रहा था पर्सनल मेंटोरशिप इज ऑन। इस मंथ से फुल सिलेबस टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जल्दी ज्वाइन कर लो। एक मेंटोर तुम्हें मिलने वाला है पूरे साल के लिए, नीट 2025 तक। एमबीबीएस स्टूडेंट जो तुम्हें गाइड करेगा एक एक स्टेप पर। तो डोंट मिस दिस चांस। अभी तो चलो डिस्काउंट हटा दिया हमने, अक्टूबर 2 तक था, बट ठीक है। जो फीचर्स तुम्हें मिल रहे हैं वो इस प्राइस पर भी काफी कम ही है। ठीक है। देखो, सबसे पहले, assuming that gas consists of rapidly moving items or molecules, kinetic theory explains the behavior of gases। ठीक है। गैसेस के अंदर क्या हो रहा है, गैसेस का अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तुम्हें ड्रॉ करना पड़े,
तो कैसे करोगे तुम? मान लो एक कंटेनर के अंदर तुमने गैस को स्टोर कर रखा है, ठीक है? यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है? मतलब यहाँ पर क्या है, इनडेफिनेट है, स्प्रेड है बिल्कुल किसी भी रैंडम ऑर्डर में। सॉलिड्स में बताया तो टाइटली पैक्ड है, लिक्विड में बताओ थोड़ा सा लूजली पैक्ड है, गैस में बिल्कुल भी कोई, कह सकते हो तुम, सिमेट्री नहीं है, या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है? ये हो गया तो इसका मेन पॉइंट। इसके बाद दो चार चीजें इसके अंदर मैं बता देता हूँ तुम्हें। दिस पॉसिबल एज द इंटर एटॉमिक फोर्सेस कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर गैसेस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इंटर एटॉमिक फोर्सेस कैन बी नेग्लेक्टेड, कोई फोर्सेस नहीं होती इंटर एटॉमिक, ठीक है? ये हो जाता है तुम्हारा जीरो। इस पार्ट को हाईलाइट कर लेते हैं। हाँ मयूर पूछो। इस चैप्टर से रिलेटेड है तो अभी पूछ लो, वरना फिर डाउट फोरम में भेज देना तुम मुझे, ठीक है? किसी और चैप्टर का होगा तो, क्योंकि अभी फिर क्लास का टाइम वैसे वेस्ट होगा ना। चलो, ठीक है। इंटर एटॉमिक फोर्सेस कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर गैसेस। कोई भी एटम्स के बीच में कोई फोर्सेस नहीं होती है, स्प्रेड आउट बिल्कुल, ठीक है? क्लियर बात है ये। यहाँ पर काफी सारे साइंटिस्ट की थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस है, ठीक है? सबको एक एक करके हम स्टडी करेंगे और उसका आउटकम जो है उसको देखेंगे, ठीक है? सर भैया मैं ट्वेल्थ में, मेरा इलेवेंथ का कुछ भी नहीं हुआ, वेस्टेड, अब कैसे करूँ प्लीज गाइड, नोट्स लेक्चर कैसे करूँ? देखो यार मयूर, ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ होती है। एंड जो मेन चीज मैं तुम्हें वही बताऊंगा कि अक्टूबर चल रहा है, काफी टाइम है अभी तुम्हारे पास, आराम से कर सकते हो तुम अभी भी पिकअप। अगर जीरो पर भी हो ना, तुम्हें इलेवन ट्वेल्थ कुछ नहीं आता है, तुम अभी भी अगर स्टार्ट कर सकते हो तो करोगे तो कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। बट ये चीज है कि तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा रोज, ठीक है? अभी के लिए तुम एक काम करो, इलेवेंथ के जो चैप्टर्स है जो ट्वेल्थ का बेस बनाते हैं, जैसे बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर तो हो ही गया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तुम देखो, रोटेशन हो गया, रोटेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एसएचएम हो गया, वेव्स हो गया, ये सारे चैप्टर्स जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो गया, ये सारे चैप्टर्स ना, कोई बात नहीं मयूर, सबसे पहले तो यार टेंशन मत लो, चिल करो। कुछ ना, ये नीट हो गया, जेई हो गया, ये पेपर्स की वैसे कुछ, तुम कह सकते हो तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं कर देंगे ये, ऑफ कोर्स हाँ तुम आगे जाओगे, फ्यूचर में तुम डॉक्टर बनोगे, वो सारी चीजें है, बट स्टिल तुम्हारी लाइफ से ज्यादा वर्थ नहीं है इस चीज की, ठीक है? तो इतना टेंशन मत लो इन चीजों को लेकर, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, इस माइंडसेट के साथ बैठो, तुम्हें बस अपना बेस्ट देना है, ठीक है? ये सबके लिए है। किसी को भी डिप्रेसिंग लग रहा है फिर होगा नहीं होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें होती है, सब लोग जो डॉक्टर्स है वो सब सक्सेसफुल नहीं है, बहुत सारे अनसक्सेसफुल डॉक्टर्स भी होते हैं, डॉक्टर बन के भी खुश नहीं होते बहुत लोग, एमबीबीएस स्टूडेंट्स कॉलेज में आके भी खुश नहीं होते, तो वैसा कुछ नहीं है, तुम्हें बस अपनी तरफ से बेस्ट देना है, फिर होगा नहीं होगा अलग चीज है, ठीक है? अपनी तरफ से बेस्ट देने के लिए तुम क्या करो, इलेवंथ के जो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बायो में तो इतना खास होता नहीं है, तुम्हारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर होता है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक वगैरह हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल एंड जीओसी हाइड्रोकार्बन्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये वाले चैप्टर्स अच्छे से पढ़ो, इनके बेस बनाओ, ठीक है? इसका बेस स्ट्रांग होगा तभी तुम ट्वेल्थ समझ पाओगे अच्छे से। एंड फिजिक्स में मैंने तुम्हें बता ही दिया, यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ो, तुम्हारा एसएचएम पढ़ो, वेव्स पढ़ो, क्योंकि ये चीजें रिपीट होती है। उसके अलावा पढ़ सकते हो तो ग्रेविटेशन भी पढ़ लेना, जितना भी हो सके मैक्स टू मैक्स उतना कवर करो इलेवेंथ का, ठीक है? उसके बाद फिर ट्वेल्थ स्टार्ट करो, ट्वेल्थ को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ट्वेल्थ में बोर्ड्स भी देना है अभी तुम्हें। बोर्ड्स के अलावा भी नीट के अंदर 60% कंटेंट जो है वो ट्वेल्थ का आता है, तो ट्वेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर इलेवंथ से तुम पूछोगे तो, हाँ। बट इलेवंथ क्या करती है, थ्योरेटिकल बेस बनाती है, अगर इलेवंथ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आती तो ट्वेल्थ नहीं हो पाएगी, ठीक है? चलो, मैंने घर वाले कोई बात नहीं मयूर, एक काम करना, तुम मुझे डाउट फोरम पे लिखना, तुम अगर मेंटोरशिप स्टूडेंट हो तो मुझे डाउट फोरम पे तुम लिखो इस बात को, मैं तुम्हें डिटेल में वहां पर बताऊंगा कि क्या क्या करना है, ठीक है? अभी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। कोई बात नहीं, ट्वेल्थ अच्छा, इलेवन जीरो, तो फिर तो इलेवंथ पे फोकस करो ना। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, या फिर अक्टूबर नवंबर, तुम इलेवंथ को स्ट्रॉन्ग करो जितना हो सकता है, ठीक है? दिसंबर से ट्वेल्थ को फिर ध्यान देना स्टार्ट करो, क्योंकि फरवरी में बोर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग भावना। मयूर एक काम करो, तुम मेरे को डाउट फोरम पे लिखना, ठीक है? डाउट फोरम में मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा, इतनी टेंशन मत लो, कुछ सीरियस नहीं है ये, ठीक है? चलो, वहां पर थे हम, मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारे साइंटिस्ट, काफी सारे साइंटिस्ट अपनी थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस दी थी इसके ऊपर,
सबको डिटेल में पढ़ेंगे और उसका आउटकम पढ़ेंगे। जो हमारी काम की चीज़ें है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे 9th-10th में तुम देखते थे कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो फालतू थी फिर भी पढ़ा देते हैं। जैसे क्या कहते हैं, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर या जैसे डाल्टन्स जो पोस्टन्स आता है उसके अंदर क्या होता है, जो मेन एटॉमिक या फिर एटम्स की जो डिटेल्स है उसने वहां पर दी थी हमें, पोस्टुलेट्स, 6 पोस्टुलेट्स थे ना उसके अंदर। तो उसके अंदर 2-3 है जो नहीं एग्जिस्ट करते थे। उसने क्या कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, जो कि नहीं है, क्योंकि एटम्स के अंदर भी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर हम वही बातें करेंगे जो कि एक्चुअल में कह सकते हो प्रूव्ड है, या फिर उसमें से कुछ अच्छा आउटकम है जो कि हम आज की डेट में यूज करते हैं। ठीक है, चलो। सबसे पहले हाइपोथेसिस एंड थ्योरी के बीच में तुम डिफरेंस बता देता हूँ। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस मतलब इस चीज ये चीज अभी भी डिबेटेबल है, इसको हम एग्जैक्टली प्रूव नहीं कर सकते, या फिर ये एक सिर्फ पर्सपेक्टिव है सोचने का, मतलब एक तरीका है सोचने का। ये हो सकता है एक्चुअल में एग्जिस्ट ना भी करे, एक पॉसिबिलिटी है इसकी एग्जिस्ट ना करने की। हो सकता है एग्जिस्ट कर सकता है, बट एक पॉसिबिलिटी की एग्जिस्ट ना करे। थ्योरी का है जो प्रूवन है 100% की होगी होगी। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी पता ही है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है जी, उस फोर्स से हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ये चीज डेफिनेट है ना? तो ये क्या, एक थ्योरी है। हाइपोथेसिस क्या है कि एक पॉसिबिलिटी है कि वो चीज एग्जिस्ट ना भी करे। इसमें से अभी हम हाइपोथेसिस क्यों पढ़ रहे हैं फिर? क्योंकि इसमें से कुछ अच्छे आउटकम्स भी मिले हैं हमें। ठीक है, देखो, रिचर्ड फेमन फेमसली स्टेटेड दैट ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, एंड द सिंपल आइडिया अंडरपिन्स द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर. He emphasized that if we had to sum up most important scientific knowledge, it would be that everything is composed of atoms, tiny particles that are in constant motion, attract each other when separated by some distance, and repel when squeezed close together. ठीक है, atoms and molecules, matter is made up of atoms which can combine to form molecules. Molecules can vary in size, complexity and type, but are still composed of atoms. सिंपल बात है, कुछ इसके अंदर ज्यादा टफ है नहीं। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें से तुम अगर खुद के नोट्स बना रहे हो, हाइपोथेसिस क्या है, मैंने पैराग्राफ में तुम्हें लिख दिया कि उसने क्या क्या स्टेट किया था, ये बोर्ड से परस्पेक्टिव से अच्छा है, बट तुम्हें इसके की पॉइंट्स याद रखने हैं। हाँ हाँ हाँ, ये इतनी थोड़ी इसके नोट्स कैसे बना है, वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस चीज को एग्जैक्टली कॉपी करने मत बैठना। 12th में हो तो फिर भी मेन पॉइंट्स याद रखो, तुम्हें अपना पैराग्राफ में लिखना है। अगर अच्छा, तो 12th में तो ये चैप्टर आता ही नहीं, 11th में आता है। 11th में तो फिर तो ऑफ कोर्स थ्योरी को डायरेक्टली याद रखो। जो लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 90%, 95% बच्चे यहाँ पर, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं मेजर पॉइंट्स यहाँ पे। ठीक है, उसको सिर्फ बुलेट्स बना के लिख लो। जो जो मेजर पॉइंट्स हमें एटॉमिक फेमस एटॉमिक हाइपोथेसिस से मिली है, उसके सारे पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एक एक पॉइंट को बुलेट डाल के लिख लो। उसको फिर रिवाइज करोगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स में लिखना है, शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, जैसे तुम्हें मन करे लिखो। थ्योरी को पैराग्राफ बिल्कुल मत लिखो। मैं पैराग्राफ में समझा रहा हूँ क्योंकि समझाना तब आसान होगा कि क्या क्या उसने स्टेट किया था। अभी मैं तुम्हें बुलेट पॉइंट्स दे देता हूँ। ठीक है, चलो। उसने स्टेट क्या किया था, मेन स्टेट किया, ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर, सॉरी एटम्स। ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, ये पहला पॉइंट हो गया। किसने दिया था? फेमन। ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट नाम, इंपॉर्टेंट है भाई, आ जाता है। कुछ कुछ भी हो सकता है, पूछा हुआ एक बार प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, एंड द सिंपल आइडिया अंडरपिन्स द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, इसको छोड़ दो। ही एम्फसाइज्ड दैट इफ वी हैड टू सम अप मोस्ट साइंटिफिक नॉलेज, इट वुड बी एवरीथिंग, एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। इसको पॉइंट बना के लिखो। टाइनी पार्टिकल्स दैट आर इन कांस्टेंट मोशन, इसको भी लिखो पॉइंट बना के। अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, रिपेल व्हेन स्क्वीज्ड क्लोज टुगेदर। एक सेकेंड, रिपेल व्हेन स्क्वीज्ड क्लोज टुगेदर। ठीक है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। इन सबको बुलेट्स बना के लिख लेना। एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, टाइनी पार्टिकल्स दैट आर इन कांस्टेंट मोशन, इसको एक पॉइंट बनाओ। अट्रैक्ट व्हेन सेपरेटेड, रिपेल व्हेन स्क्वीज्ड क्लोज टुगेदर। ठीक है, ये एक थर्ड पॉइंट हो गया। एटम्स, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स which can combine to form molecules. Molecules, अब देखो ये चीज है, इसको तुम लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है? तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही है, इससे पहले 9th में भी पढ़ा था, अभी 11th में भी पढ़ा होगा। तो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स which can combine to form molecules. Molecules can vary in size, complexity and type but are still composed of atoms. ये बात कुछ ऐसी है कि अगर मैं तुम्हें ना भी बताता तो तुम्हें नहीं पता होती। पता है ना तुम्हें ये क्या है? तो इसको अगर ना भी लिखो तो चलेगा, बस इसको मैं थोड़ा सा ब्रश कर देता हूँ यहाँ पर। एक बार पढ़ लेना ये। अगर ये चीज मैं तुम्हें नहीं भी बताता तो भी पता थी ना तुम्हें, क्या फर्क पड़ता है फिर? इसको मत डालो नोट्स में, ड्रॉ करो तो बिल्कुल मत डालो।
ड्रॉपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मत डालो इसको। ठीक है, चलो, पता होनी चाहिए वैसी बात तुम्हें। डाल्टन्स लॉज देखते पहले, तुम पोस्टुलेट्स देखते थे, अब यहाँ पर हम लॉज देखेंगे। जो फर्स्ट एंड सेकंड लॉज, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये भी शायद तुमने 9th में पढ़ा होगा। नहीं पर तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी laid the groundwork for understanding chemical reactions at the atomic level. Two key laws attributed by him are, ये दोनों लॉज क्या, देखो यहाँ पर लॉ हो गया, लॉ मतलब प्रूवन है ये फिर से, ठीक है। अब देखो, law of definite proportions, first law, this law states that a given chemical compound always contains its component elements in fixed proportions by mass, fixed proportions by mass, ये इसका हाईलाइट है, ठीक है। इसको पॉइंट बना के लिख लेना। फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास मतलब फर्स्ट लॉ दिमाग में आ जानी चाहिए तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, वाटर मतलब H2O ऑलवेज कंटेन्स टू हाइड्रोजन एटम्स एंड वन ऑक्सीजन एटम, है ना। ठीक है, एंड द मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन विल ऑलवेज बी द सेम रिगार्डलेस ऑफ द सैंपल साइज। मतलब क्या है इसका मतलब, एक सेकंड रुको। तुमने एक ग्लास लिया जिसके अंदर तुमने पानी भर दिया, और तुमने एक बड़ी सी बाल्टी ले ली जिसके अंदर तुमने पानी भर दिया। दोनों के अंदर पानी की क्वांटिटी अलग होगी, लेकिन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जिससे पानी बना हुआ है उसका रेशो हमेशा फिक्स रहने वाला है। मतलब हाइड्रोजन हमेशा 2 होंगे एंड ऑक्सीजन हमेशा 1 होगा। ये चीज दोनों में सेम रहेगी, चाहे कितना भी ओशन में भी, ओशन का पानी हो या फिर एक छोटे से ग्लास का पानी हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा सेम होगा। इंप्योरिटीज अलग बात है, अब इंप्योरिटीज को साइड में रख दो। सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगर उनकी बात करूँ तो प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। मतलब मास प्रोपोर्शन भी फिक्स होगा बिल्कुल। हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का 8, इसमें तो 8 ही आएगा ना, सॉरी 16। हाँ 16 आएगा इसमें, एक सेकंड। रेशियो अगर तुमसे पूछ ले तो ऐसे कर लेना, 2:16 मतलब 1:8, 8 मतलब 1:8 करके, ठीक है, सिंप्लीफाइड में। चलो, ये पार्ट हमारा हो गया। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सेकंड लॉ देख लेते हैं। सेकंड लॉ क्या कह रहा है, दिस लॉ सजेस्ट दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of one element that combine with the fixed mass of the other and the ratio of small whole numbers। ये तो ऑब्वियस है, कभी भी किसी का मास रेशो जो है वो डेसिमल्स में नहीं होता है, होल नंबर में ही होगा, है ना। ठीक है, for instance carbon and oxygen can form two compounds, carbon monoxide and carbon dioxide, and the ratio of oxygen masses that combine with the same mass of carbon is 1:2। ऑब्वियस, अरे ये देखो ना, अगर तुम्हें ये टफ लग रहा है तो ऐसे समझो, ये क्या कह रहे हैं हमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का एक एटम है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो डाई है ना, डाई डाई मतलब 2, डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड, तो रेशियो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन है, 1:2, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन है, 2। वही बात है, 1:2। यहाँ से बन गया रेशियो तुम्हारा, ठीक है। चलो, ये लो सेक्स लॉ हो गया। अब ये सारी चीजें स्टेट्स ऑफ मैटर में भी है, बट वो चैप्टर डिलीट हो गया। अब यहाँ पर जो है मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, वेट कर लेता हूँ मैं। कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर नहीं है तो थम्स अप दिखा दो, समझ जाऊंगा मैं कि सब समझ में आ रहा है तुम्हें, क्योंकि थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा है एंड ये थ्योरेटिकल चैप्टर ही है। फॉर्मूला तो सिर्फ एक ही है, मैंने तुम्हें पहले बताया था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसी की सारी डेरिवेशन निकलेगी, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से ही सारी डेरिवेशन निकलेगी, कोई भी नया फॉर्मूला नहीं आएगा इसके अंदर, फिर से कह रहा हूँ। चलो, ओके 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 गुड, ठीक है। जोसेफ क्लूसेक्स लॉ फोकसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ गैसेस, ठीक है। इट स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इट स्टेट्स एट द, यहाँ से हाईलाइट करो, volume of gases involved in a chemical reaction at constant temperature and pressure, मतलब at STP, are in simple whole number ratio। एग्जाम्पल देखो, for instance when hydrogen and oxygen react to form water, two volumes of hydrogen react with one volume of oxygen to form two volumes of water vapor, ठीक है। this finding helped reinforce the idea that gases consist of discrete molecules, मतलब वाटर जो है या फिर सिर्फ वाटर नहीं, कोई भी कंपाउंड डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, सेपरेट मॉलिक्यूल्स में सेपरेटेड है। ये चीज तो क्लियर, मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है वो,
यूनिट ऑफ अ गैस कह सकते हो तुम। स्मॉलेस्ट यूनिट तो नहीं, बट एक यूनिट है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की यूनिट क्या है? एटम्स। ये एक फ्लो चार्ट है मान लो। ये चलता रहता है हमेशा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हो गए, सारे मिलकर एटम बन रहा है। एटम से फिर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, मॉलिक्यूल से पूरा का पूरा तुम्हारा एलिमेंट बनता है। एलिमेंट से कंपाउंड, कंपाउंड से मिक्सचर। ये पूरा का पूरा एक साइकिल है, ठीक है, ये चलता रहता है। अब इसके अंदर हमें क्या कह रहा है बेसिकली? वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन वॉल्यूम केमिकल रिएक्शन एंड सिंपल होल नंबर रेशियो। मतलब यहाँ पे एक सिमिलैरिटी तुम्हें दिखी होगी, इसका जो सेकंड लॉ है ना, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ सॉरी, इसका जो फर्स्ट लॉ है, डाल्टन का फर्स्ट लॉ, उसी का, उसी को हमने बस थोड़ा सा रिफ्रेम किया है यहाँ पर। ठीक है, कुछ नया नहीं है यहाँ पर, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पर जो क्या बताया यहाँ पर, जो हाइड्रोजन है, या फिर सॉरी जो वाटर है, वो दो हाइड्रोजन के एटम एंड एक ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ है। ठीक है, ये चीज सिंपल है, और ये कम पानी हो ज्यादा पानी हो हर जगह सेम रहेगा। सेम चीज यहाँ पर बताइए। वॉल्यूम ऑफ गैसेस, पहले हम किसकी बात करते हैं? पहले हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का एक, ऐसे बात कर रहे थे हम। यहाँ क्या बात कर रहे हैं हम? वॉल्यूम की बात। रेशो सेम है, सिंपल होल नंबर रेशो सेम है। बस पहले हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। यहाँ पर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ खास है नहीं इसके अंदर भी। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल्स में से तुम्हें हाईलाइट दे देता हूँ क्या क्या होंगे। हाइड्रोजन फॉर्म वाटर, टू वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, two volumes of hydrogen react with one volume of oxygen to form two volumes of water vapor। ठीक है, चलो। This finding helped reinforce the idea that gases consist of discrete molecules। चलो नेक्स्ट देखते हैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो, एवोगैड्रो तो पता ही होगा तुम्हें, एवोगैड्रो नंबर बार बार पढ़ते हो, एन ए हर जगह आता है जो मोल्स के अंदर जो पढ़ते हैं हम, वही चीज है ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी हाईलाइट देता हूँ मैं तुम्हें, देखो। Avogadro proposed that equal volumes of gases at the same temperature and pressure contain an equal number of molecules। मतलब देखो, equal volumes of gases at the same temperature, या फिर एसटीपी, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, contain an equal number of molecules। मतलब यहाँ से कुछ तुम्हें लिंक मिल रहा है जो हमने पहले पढ़ा था उसका? वापस जाओ, क्या बोला था मैंने? फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? मॉलिक्यूल्स वाला रेशो, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। गेलू क्या कह रहा है? वॉल्यूम सेम है, दो हाइड्रोजन के वॉल्यूम एक ऑक्सीजन का वॉल्यूम मिलकर दो वेपर के वॉल्यूम बन रहे हैं। यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही थी, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही थी। इन दोनों को यूज करके एवोगैड्रो ने अपना दे दिया कि वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, मतलब जितने वॉल्यूम होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ रहे तुम? एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर, बस साइंटिस्ट के नाम बदल रहे हैं, डेटा कुछ भी नहीं बदल रहा है। डेटा अभी तक हमने कुछ भी नहीं बदला है। एवोगैड्रो के हाइपोथेसिस में हमने क्या किया? गेलू का लॉ लगा दिया एंड डाल्टन का फर्स्ट लॉ लगा दिया। उसको मिलाकर हमने क्या बना दिया कि दो हाइड्रोजन के वॉल्यूम और एक ऑक्सीजन का वॉल्यूम अगर होगा, तो सिमिलरली दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे एंड ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, चलो। दिस हाइपोथेसिस वाज रेवोल्यूशनरी बिकॉज इट डिस्टिंग्विश बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफरेंस के इसके अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में इसने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन 2H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, gases all have the same number of molecules and equal volumes, even though the mass of these gases might differ। ये important point है, all have the same number of molecules in equal volumes, even though the masses of this gas might differ। ठीक है, ये important point है, इसको नोट डाउन कर लेना। दिस concept also leads to the idea of Avogadro constant, जो Na, number of moles, this is number of particles, ions और molecules in one mole of a substance। एक मोल के अंदर हम कहते हैं ना, फॉर्मूला आता है ना इसका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, है ना। चलो, इसकी वैल्यू कितनी है? 6.022 10 टू द पावर 23। 2223 कुछ भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता उतना। 6 भी मान लेते हैं बहुत बार तो हम इसको, अप्रोक्सीमेशन करके आंसर निकालना होता है जब। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सारे साइंटिस्ट की थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस। अब इसको मैं थोड़ा सा इसको सम अप कर देता हूँ, ठीक है, कि हमें क्या क्या डेटा मिला है यहाँ से।
इंटर एटॉमिक फोर्सेस कैन नेग्लेक्टेड फॉर गैसेस, पहले ही बता चुका मैं तुम्हें। गैसेस के अंदर इंटर एटॉमिक फोर्सेस नहीं एग्जिस्ट करती। फेमस एटॉमिक हाइपोथेसिस क्या कह रहा है? ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर, एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, टाइनी पार्टिकल्स दैट आर इन कांस्टेंट मोशन। एटम्स कांस्टेंट मोशन में है, अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन सेपरेटेड, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जब सेपरेट करते हैं, और जब बहुत ज्यादा पास ले जाते हैं, स्क्वीज कर देते हैं तो रिपेल करते हैं। ठीक है, सिंपल बात है। नेक्स्ट, एटम मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से एलिमेंट बनता है, एलिमेंट से कंपाउंड, कंपाउंड से मिक्सचर, सिंपल बात है। डाल्टन के दो लॉ थे, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, फर्स्ट लॉ, एलिमेंट्स इन फिक्स प्रोपोर्शंस बाय मास, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, पानी का रेशियो कांस्टेंट रहता है, ओशन हो, बाल्टी हो, वाटर बॉटल जो तुम पानी पीते हो, कुछ भी हो, हर जगह पानी में मॉलिक्यूलर रेशियो जो है वो सेम रहने वाला है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या कह रहा है? ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन एक है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन दो है, दोनों का रेशियो 1:2 कांस्टेंट है, हमेशा सेम रहने वाला है, कभी भी ये रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो गेलो सेक्स लॉ क्या कह रहा है? वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, दो वॉल्यूम ऑफ पानी है, एक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है, दो वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है। एवोगैड्रो क्या कह रहा है? डाल्टन का फर्स्ट लॉ उठाओ, क्या कह रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कांस्टेंट रहने वाले हैं, ये क्या कह रहा है? गेलो सेक्स लॉ, वॉल्यूम हमेशा सेम रहने वाला है। एवोगैड्रो ने क्या किया? दोनों को इक्वेट कर दिया, ये पहली चीज करी। सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट उसने करी, एटम एंड मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंशिएट किया। थर्ड चीज इसने इंपॉर्टेंट क्या करी? एवोगैड्रो कांस्टेंट दे दिया। ठीक है, एवोगैड्रो कांस्टेंट दे दिया, वो क्या है? Na 6.022 इंटू 10⁻23। ये मैं हाईलाइट चलो कर देता हूँ, बट ये तो तुम्हें पता ही होगा, सभी ने पढ़ा ही है तो, मोल्स, है ना। चलो, इतना पार्ट हमारा हो गया। मीन फ्री पाथ देख लेते हैं, ये बाद में आता है, बट मैं अभी सब बता देता हूँ तुम्हें, क्योंकि क्वेश्चंस कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, मीन फ्री पाथ यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखो, द मीन फ्री पाथ refers to the average distance of a particle such as a gas or a molecule travels before colliding with another particle। एक मॉलिक्यूल, फिर एक पार्टिकल, दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने से पहले का जो उसका एवरेज डिस्टेंस होता है, ये हो गया तुम्हारा मीन फ्री पाथ। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ इसको भी। एवरेज डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स द मॉलिक्यूल ट्रेवल्स बिफोर कोलाइडिंग विद अनदर पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करने से पहले का जो डिस्टेंस होता है, वो होता है इसका पूरा का पूरा तुम्हारा मीन फ्री पाथ। ठीक है, इन अ गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन एंड फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद वन अनदर, ये मैं तो बता चुका पहले भी। इलास्टिक कोलिजन होता है इनके अंदर। गैसेस क्योंकि रैंडमली मूव कर रहे हैं ना, एक क्लोज्ड कंटेनर में क्या हो रहा है? एक क्लोज्ड कंटेनर है यहाँ पर, ये मॉलिक्यूल्स है, ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन में है, तो टकराएंगे ही, पॉसिबिलिटी तो है टकरा जाएंगे, है ना। या फिर ऐसे मान लो कि तुम 20-25 4 साल के बच्चे ले आते हो, 3-4 साल के बच्चे, उनको एक छोटे से रूम के अंदर छोड़ देते हो और बोलते हो कि सबको भागना है, कोई रुकेगा नहीं, तो एक मतलब बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, या फिर कह सकते हो गारंटीड ही है, कि थोड़े टाइम बाद वो टकरा जाएंगे। कोई ना कोई बच्चा किसी के साथ कोलाइड करेगा, क्योंकि कम बच्चे हैं और तुम्हारे बच्चे भी ज्यादा भरे हुए हैं, जगह कम है, बच्चे ज्यादा है, और मोशन कर रहे हैं रैंडम, तो कोलाइड तो करेंगे ही, है ना। ये बिल्कुल सिंपल फैक्ट है एक। ठीक है, उसी के ऊपर ये बेस्ड है, थ्योरी भी। चलो नेक्स्ट, मैथमेटिकली, क्योंकि मीन फ्री पाथ है, तो मैथमेटिकली इसका यूज ज्यादा आने वाला है हमारे पास। देख लेते हैं इसको क्या करना है। लैम्डा, मीन फ्री पाथ कोई लैम्डा से रिप्रेजेंट करे, लैम्डा क्या है? फिर से कांस्टेंट है, जैसे थीटा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, बीटा, गामा कांस्टेंट वैल्यूज है, नहीं है वैसे ही इसको हम यूज करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू के बी इंटू में टी डिवाइडेड बाय √2 इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू में पी। सारी चीजें क्या है सबको डिस्कस कर लेते हैं। के बी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, Kb is the Boltzmann constant. T is the temperature. D is the diameter of the gas molecule. Diameter. P is the pressure. ठीक है, पाई तो पाई है, 3.1422/7 जैसे रखना चाहो। The mean free path helps explain the behavior of gases and phenomena like diffusion, viscosity and thermal conductivity। क्या क्या हमें मिलता है यहाँ से? theoretical चीज है ये, फिर से important है। diffusion, viscosity and thermal conductivity। K था ना thermal conductivity, बस वही है। विस्कोसिटी, डिफ्यूजन, थर्मल कंडक्टिविटी हमें पता चलती है लैम्डा से। ठीक है, के बी टी डिवाइडेड बाय √2 पाई डी स्क्वायर पी। के बी क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। √2 तो √2 ठीक है, पाई कांस्टेंट, डी स्क्वायर है डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, पी क्या है? प्रेशर। ओके, चलो इसका एक और फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ।
लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 n π d²। 1/√2 n π d²। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या है यहाँ पर? कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है? n, स्मॉल n। तो स्मॉल n √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में। इसको भी हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी तक टेक्निकल में तो बता रही पहला फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है अलग, है ना? लैम्डा इक्वल टू 1/√2 n π d²। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। नहीं और कुछ नहीं रह रहा यहाँ से, हमारा बेसिक थ्योरी हमारी हो गई है। ये है सबसे सारा थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, इसके अभी मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें करा दिया। अब बिहेवियर ऑफ गैसेस तुम इजीली समझ जाओगे। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, चलो बिहेवियर ऑफ गैसेस देख लेते हैं। यहाँ पर अब न्यूमेरिकल्स थोड़े से बढ़ जाएंगे, मतलब फॉर्मूला थोड़े नए नए आएंगे। अब देखो, फॉर गैसेस एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, क्या होगा? पीवी इज इक्वल टू के टी। पीवी इज इक्वल टू के टी, ये कहाँ से आया? देखो, पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या बोलते हैं? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से सब कुछ निकलेगा। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से निकलेगा। ठीक है, जिसको नहीं पता पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझा देता हूँ, क्या है क्या नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ पर एंड में कर लेते हैं इसको ऐड। ठीक है, पेन चेंज कर देता हूँ। देखो, पीवी इज इक्वल टू स्मॉल एन आर टी। ठीक है, अब देखो सारी चीजें क्या है, लिख देता हूँ मैं। पी है तुम्हारा प्रेशर। ठीक है, वी तुम्हारा क्या है? वॉल्यूम। प्रेशर एंड वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में वापस जाओ। स्पेसिफिक हीट एट, क्या पढ़ते हैं हम? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एन क्या है? मोल्स। ठीक है, ये क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स जो भी होंगे वो हो गया एन, स्मॉल एन। ये क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? लास्ट टाइम मैं तुम्हें बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। 8.314 यूनिट की होती है, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन। आर की वैल्यू फिर कहाँ से आई वैल्यू भी अगर तुम्हें पता हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, वो क्या था? पी डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन, है ना? तो पी डेल्टा वी की यूनिट आपस में मिलाओगे तो क्या हो जाएगी? जूल्स हो जाएगी। आर क्या होगा? पीवी बाई एन टी। पीवी बाई एन टी इज इक्वल टू में आर, तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी वैल्यू हमेशा 8.314 है, 8.314। एंड डिवाइडेड बाय, तो पीवी क्या होगा? डेल्टा वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? जूल, तो ये जूल आ गया। डिवाइडेड बाय में क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स क्या होती है? मोल ही होता है इसका, तो -1। टेम्परेचर का क्या होता है? ऐसा यूनिट में लिखते हैं तो केल्विन। तो जूल पर मोल पर केल्विन, यहाँ से इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, चलो लास्ट हो गया टी। टी क्या होता है? टेम्परेचर। टी होता है तुम्हारा टेम्परेचर। ठीक है, ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन। ये हो गया तुम्हारा आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसी में से डिराइव करके सारे फॉर्मूला फॉर्मूला सारे प्रोपोर्शंस, वो सारी चीजें निकलेगी। ठीक है, अब हम कहाँ पर थे? यहाँ जाते हैं तो पीवी इक्वल टू केटी। पीवी इक्वल टू केटी कहाँ से आ गया? नंबर ऑफ मोल्स एंड आइडियल गैस इक्वेशन जो उसको कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें अगर कांस्टेंट है तो पीवी, तो के इज इक्वल टू एन आर, ये भी कर सकते हो, एक तरीका है इसको लिखने का। या फिर पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पीवी इज एन आर टी, तो पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कुछ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है यहाँ पर। तो अगर इसी को कांस्टेंट को हटा दोगे तो पीवी इज इक्वल टू केटी आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब केटी को लिखने के सारे तरीके, एक तो एनआर लिख लो केटी को, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनआर नहीं लिखते हो तो और क्या क्या लिख सकते हैं? वही चीज है यहाँ पर। सबसे पहले के इज इक्वल टू एन बी, एन के बी। एन के बी, के बी क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सारे गैसेस के लिए सेम होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, एंड एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? एन। के बी क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से लिखने का भी तरीका है, वही समझा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है,
चलो, अब देखो, एस पी वन वी वन अपॉन एन वन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू वन एन टू टी टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू के बी। के बी को लिखना होगा ऐसे लिखेंगे ना, या देखो, तो समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझो। यहाँ पर हमने क्या किया, बेसिकली पी वी इज इक्वल टू एन के बी, एन के बी इंटू में टी। तो के बी क्या होगा यहाँ से, के बी क्या होगा, पी वी बाई एन टी, है ना, पी वी बाई एन टी। पी वी बाई एन टी को ही हमने यहाँ पर लिखा है नीचे, ठीक है। चलो, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, पी वी बाई एन टी, पी वन वी वन बाई एन वन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू बाई एन टू टी टू, क्योंकि के बी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो ये चीज गैसेस के लिए हमेशा सेम है, तो इनिशियल एंड फाइनल तो सेम होगा ना हमेशा, या फिर एक गैस का दूसरी गैस का सेम होगा, क्योंकि गैसेस के लिए सेम होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो पी वन वी वन अपॉन एन वन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन एन टू टी टू, कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू के बी। इफ पी वी टी आर सेम देन एन इज ऑल्सो सेम फॉर ऑल गैसेस। ये भी सेम बात है ना। अगर देखो, पी वी और टी, ये सारी चीजें अगर सेम है तो पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वन अपॉन एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन, मतलब एन इज इक्वल टू एन, है ना। तो ये तो ना भी लिखे तो ऑब्वियस था। चलो, आइडियल गैस क्वेश्चन P is equal to nRT where n is the number of moles, R is equal to NaKB। बता दिया अभी तुम्हें, R को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NaKB, क्योंकि देखो ना, इसी को तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं R से। आइडियल गैस इक्वेशन हो गया, NaKB इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दी है मैंने, इसको ब्रेक डाउन कर लेना। Kb कितना होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मतलब सॉल्व करने को कम ही आता है ये तो, बट आ गया कभी तो इसलिए वैल्यू पता होनी चाहिए, पर बार बार रिपीट होगा तो इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। दोनों की ये कितना है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, पहले ही बता दिया था। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होगा, 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन, ठीक है। 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। अब फिर से थोड़े बहुत लॉस देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर भी देखो, अभी यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर एक हमने लॉ पकड़ लिया कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला, उसी में से कुछ ना कुछ निकल निकल के सारे लॉज बन रहे थे। वॉल्यूम वाले का आ गया, फिर वॉल्यूम और उसको मिक्स कर दिया तो एक लॉ बन गया। वो चीज यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर पीवी इक्वल एनआरटी से डिफरेंट रिलेशंस निकालो, मतलब पीवी इक्वल एनआरटी से बहुत सारे रिलेशंस निकल सकते हैं, जैसे पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई वी, ये एक रिलेशन हो गया। पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये भी एक रिलेशन है। तो ये तीन तो सबसे मेन हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इन्हीं की ऐसे ऐसी इक्वेशंस बनती रहेगी पीवी एनआरटी से, और उसके ऊपर किसी ना किसी साइंटिस्ट ने अपना लॉ बना दिया है। इतना ही है बस, ठीक है। चलो, कीपिंग द टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली विद वॉल्यूम ऑब्वियसली। पी इज इक्वल टू, अगर पीवी है, पीवी को यहाँ पे ले आओगे तो वन अपॉन वी हो जाएगा, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या हो गया, बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या हो गया, फॉर फिक्स प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, है ना। तो यही चीज बार बार रिपीट हो रही है इसके अंदर। पीवी इक्वल एनआरटी से सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी डेरिवेशंस निकाली, एंड उसी के ऊपर सारे लॉज बेस्ड है। चलो, मतलब ऐसे है कि अगर कोई तुम्हें ना भी बोलता कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, फिर भी अगर तुमने पीवी इक्वल एनआरटी देखा है तो तुम्हें पता होता कि ये होता है ना। बस, चलो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। It states that the total pressure exerted by a mixture of non-interacting gases equal to the sum of the pressures of each component or the sum of the partial pressures of the gases at constant temperature T and pressure P। P टोटल कितना होगा, मतलब जितनी भी गैसेस का टोटल प्रेशर है सबका सम कर दो तो वो टोटल प्रेशर होगा। मतलब ऐसे समझो, ये तुम्हारा घर है, घर से तुम दुकान गए, दुकान से तुम स्कूल गए, घर है तुम्हारा ए, दुकान है बी, स्कूल है सी, यहाँ से तुम ट्यूशन गए डी, एंड ट्यूशन के बाद तुम दोस्त के साथ कहीं घूमने चले गए, वो हो गया ई, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अगर तुमसे कोई पूछे, टोटल एस डिस्टेंस कितना होगा, ए टू बी जितना डिस्टेंस है, फिर बी टू सी, फिर सी टू डी, फिर डी टू ई, पूरे को ऐड कर दो तो तुम्हें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी सेम बात है, क्या, यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर उसको ऐड कर दो, यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर उसको ऐड कर दो, फिर इस प्रेशर को ऐड कर दो, फिर इस प्रेशर को ऐड कर दो, पूरा जो भी प्रेशर का सम आएगा ये होगा तुम्हारा पी टोटल। टोटल प्रेशर यही होगा, इतना ही है बस इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो।
अब प्रेशर प्रेशर का कोई भी फॉर्मूला है, प्रेशर को तुम आर टी बाई वी इंटू एन, पी विजुअल एन आर टी से इसको लिखोगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना, तो वी यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स जो भी है उसमें मोल्स ऑफ फर्स्ट, मोल्स ऑफ सेकंड गैस, मोल्स ऑफ थर्ड गैस, मोल्स ऑफ फोर्थ गैस, ऐसे करते हैं एन, एन वन प्लस एन टू प्लस डॉट 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 करके ये ऐड होता रहेगा। ठीक है, चलो, ये हो गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी, तो पूछो, उसको मैं क्लैरिफाई कर दूंगा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तुम कह सकते हो तुम्हारा मेजर टफ पार्ट जो है वो हो चुका है। ठीक है, जो मेजर टफ पार्ट है वो हो चुका है। क्वेश्चन आज काफी सारे हैं, आज लगभग लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन ऑलमोस्ट, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं। वेट कर ले दो, मैं 2 मिनट। ठीक है, ओके, क्लियर, चलो, एक सेकंड, चलो, ब्रेक डाउन करेंगे एक एक पार्ट को, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि सबके यही डाउट आते हैं कि क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं, अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, उसी को ब्रेक डाउन करेंगे। ओके, चलो, ठीक है। डायमीटर ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 3 एंगस्ट्रॉम। डेटा क्या मिल रहा है हमें, डेटा कलेक्ट करो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायमीटर, डायमीटर मतलब रेडियस में एक पॉइंट पे आके यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, फॉर्मूला O2, पता है सबको, बहुत ही बेसिक बात है, बट लिखते जाओ, कुछ नुकसान नहीं है लिखने में। इस 3 एंगस्ट्रॉम, 3 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करो क्या होता है, कन्वर्जन पता होनी चाहिए तुम्हें, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, या फिर उसी के अंदर आता है ये, इसके अंदर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में आता है, वो तो हम लास्ट में करेंगे। बट 3 एंगस्ट्रॉम जिसको नहीं पता, 3 × 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, 3 × 10⁻⁻10 मीटर, -10, जैसे सेंटीमीटर क्या होता है, एक सेकंड को, ऐसे समझो, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 0.01 मीटर, मतलब 10 × 10⁻, 1 × 10⁻², 10⁻², ऐसे, 10⁻², ये होता है सेंटी। मिली में करना हो तो 10⁻³ ये होता है मिलीमीटर। तो वैसे ही एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, जब यही 10⁻10 हो जाता है, 10⁻10 मतलब एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, ये मीटर, 10⁻10 मीटर मतलब 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये कितना होगा, 3 × 10⁻10, डायमीटर है, रेडियस नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा था, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम एंड एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस एट एसटीपी। ठीक है, देखो, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, लिटरली कह रहा हूँ मैं, हम इसको कंसिडर करेंगे 1 मोल के अंदर। 1 मोल क्यों, देखो, एक सेकंड रुको, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, फिर हम नीचे जाकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम नहीं, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम, दोनों का हमें रेशियो निकालना है। तो एक्चुअल वॉल्यूम, ये फॉर्मूला तुम्हें कहीं देखा हुआ लग रहा है तुम्हें, ये वाला फॉर्मूला कहीं देखा हुआ लग रहा है, 1 मोल इज इक्वल टू कितना, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, याद आ रहा है ये वाला फॉर्मूला, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। सेम चीज यहाँ पर करेंगे हम, सेम चीज यहाँ पर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो है इसको हम कैलकुलेट करेंगे, एक मॉलिक्यूल का क्या वॉल्यूम होगा, एक मॉलिक्यूल का क्या वॉल्यूम होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, एंड देन एक्चुअल से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा एट एसटीपी। अब समझो, रेडियस कितना होगा, 3/2 × 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि डायमीटर 3 है, तो रेडियस कितना होगा, 3/2, डायमीटर 3 है तो रेडियस होगा 3/2, तो मीटर में कन्वर्ट करो, ऐसा यूनिट निकालना है हमें। ठीक है, कितना होगा, 1.5 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अच्छा, इसको सेंटीमीटर में देते, कोई बात नहीं, चलो, एक सेकंड को, अरे यार क्या हो गया इसको, -8 सेंटीमीटर होगा, दो कम हो जाएंगे ना,
ठीक है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना होता है? मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, एक मॉलिक्यूल को हम क्या कंसिडर करते हैं, स्फेयर, तो स्फेयर का वॉल्यूम निकाल लो, वही वॉल्यूम होगा इसका। स्फेयर के वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का? 4/3 πr क्यूब, है ना? और हम यहाँ पे किसका कंसिडर कर रहे हैं, 1 मोल का, तभी तो 22.4 से डिवाइड कर पाएंगे, वरना थोड़ी। यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर पूरे गैस का दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, ओवरऑल गैस का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ कि हम रेशो निकाल लेंगे। तो रेशो निकालने के लिए हमें किसी सेट पैटर्न में कंसीडर करना पड़ेगा उसको, इसलिए मोल्स में कंसीडर करेंगे कि 1 मोल है इसका। ठीक है, 1 मोल अगर होगा तो 4/3 πr क्यूब इंटू Na कर देंगे हम। मोल जब भी कितना होता है, मतलब 4 मोल्स क्या होता है, 4 Na, 5 मोल्स होता है, 5 Na, किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है उस मल्टीप्लाइड बाय Na, सेम चीज है। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम की बात करेंगे, 4/3 πr क्यूब इंटू Na कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 4/3 πr क्यूब इंटू Na डिवाइड बाई 22.4 कितना आएगा, 1 मोल। ठीक है, 1 मोल के बराबर है वो। 4/3 πr क्यूब इंटू Na, इसको सॉल्व करो। 4/3, पाई को 3.14 रखो, रेडियस 1.5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में इसका क्यूब कर दो। ये क्यों किया बता रहा हूँ मैं अभी तुम्हें। इंटू Na कितना था, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये बताओ। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आंसर 8.5 बना रहा है, ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे और सेंटीमीटर में क्यों सॉल्व कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले एक बात बता दो तुम्हें, मिलीलीटर, ml, ml बराबर होता है क्यूबिक सेंटीमीटर के। ठीक है, ml बराबर होता है क्यूबिक सेंटीमीटर के, ये पहली चीज है। सर अगर मैंने सिर्फ चैप्टर 1 2 4 6 10 11 फिजिक्स में 1 2 1 क्या है, 1 किसको माना है तुमने, यूनिट्स एंड डायमेंशंस को या फिर मोशन इन 1D को? ओमकार। फर्स्ट चैप्टर किसको माना तुमने? एनसीईआरटी में तो फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड है, तो वो तो मान नहीं सकता मैं, वो तो सिलेबस से हट चुका है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स करा है या फिर कौन सा चैप्टर दूसरा, मोशन इन 1D, या फिर बेसिक मैथ्स? फर्स्ट चैप्टर क्या है वो डिपेंड करता है। केमिस्ट्री का भाई यहाँ पे तो फिजिक्स चल रही है, देखो केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक्स ऑफ कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन तो बन जाता है, तो ठीक है आना चाहिए। सेकंड चैप्टर क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, या स्टेट्स ऑफ मैटर है। एग्जैक्टली मेरे को एनसीईआरटी का पैटर्न याद नहीं है क्योंकि मैंने अलग अलग पढ़ा था सब कुछ। 4 6 10 चैप्टर के नाम बता दो यार एक बार, जो भी तुमने चैप्टर्स करे हैं उसके नाम बता दो मेरे को। 12th क्या है, 11th क्या है, एंड जो भी चैप्टर के नाम है वो मेरे को बता दो, मैं फिर उस हिसाब से तुम्हें बता पाऊंगा बेटर। ठीक है, चलो। हाँ, यहाँ पर कहा था मैं, ml को हम क्यूबिक सेंटीमीटर लिखते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सीसी जिसको हम कहते हैं सीसी, वो होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक सेंटीमीटर इसको हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल को अगर मैं, बोर्ड अलग है यार, मैं तो सीबीएसई का पढ़ा हुआ हूँ। जो हम पढ़ रहे हैं अभी ये भी सीबीएसई पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, तो एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है महाराष्ट्र बोर्ड में जो चैप्टर्स है क्या कंटेंट है, उसके अंदर कितना कंटेंट है, तो आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आस्क, मेरे से पूछना गलत रहेगा, ये गलत एडवाइस दूंगा नहीं मैं तुम्हें, इसलिए आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करना होगा तो इसको बेस्ट वे सॉल्व करने का बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन से, इसके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, फिर मैथ्स नहीं हो रही है यहाँ पर। कैसे करना है इसको सॉल्व, देखो, 3 को 3 से काट दो, 1.4 को रहने दो अभी, एक सेकंड के लिए अज्यूम कर लो 1.4 नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं जाएगा, यहाँ पे 1.4 मत मानो, इसको 3 से 3 काट दो। या फिर अगर ये नहीं करना है, दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ, 6.023, ये बहुत बड़ा जा रहा है, हटा दो इसको, इसको भी हटा दो, किसी काम का नहीं है ये। ठीक है, 0.023 को हटा दो, 3 को 6 से काटो, यहाँ पे बचेगा 2, 3 को 6 से काटो, यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, 2 इंटू 4 करो, कितना आएगा, 8। ठीक है, 2 इंटू 4 करो, आएगा 8, 8। ठीक है, इसको बाद में 3 कर देना, या फिर ऐसे मानो कि 3.14, 3 इंटू 8 कितना होता है, 24, और 1 4 भी है एक, तो इसको 24 की जगह 25 लिख देना। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 इंटू 4 इंटू 3, तो आंसर आएगा तुम्हारा 24, लेकिन यहाँ पे 0.14 भी है, एंड यहाँ पर भी एक थोड़ा सा तुमने अप्रोक्सीमेशन यूज किया है, तो इसको अप्रोक्स अप्रोक्स 25 कर देना। ठीक है, 25 से तुम्हारा बेस्ट क्लोजेस्ट आंसर तुम्हारा आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस देखो, 1, 1.5, 2, फंस जाओगे। अगर 1.7 आ गया क्या करोगे, 2 करोगे, 1.5 करोगे, तो थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पर अंदाजा लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा यहाँ पे तुम्हें। ये आ जाएगा कुछ तुम्हारा 25 के आसपास। ठीक है, 25 आ गया, फिर
1.5 का क्यूब करो, 1.5 का क्यूब करो, देन 10 to the power -8 का क्यूब करो। 10 to the power -8 का क्यूब करोगे तो आएगा 10 to the power -24। 10 to the power -24 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 23 कितना होगा? 10 to the power -1। मतलब जो भी आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो करने के बाद हमारा बेसिकली आंसर आ रहा है 8.51। ठीक है, 8.51। आगे देखते हैं अब। एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी कितना होगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी कितना होगा? 22,400। ये कहाँ से आया? 22.4 लीटर लिखते हैं ना हम। 22.4 लीटर को क्या लिख सकते हैं? 22,400 ml। ml और सेंटीमीटर क्यूब सेम चीज होती है, बताया था मैंने तुम्हें। तो ml एंड क्यूबिक सेंटीमीटर दोनों सेम होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्यूबिक सेंटीमीटर में सॉल्व किया क्वेश्चन को। ये हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर में आंसर आ गया, एंड ये भी क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, बहुत टेंशन हो रहा था, लेकिन आपको महाराष्ट्र बोर्ड का कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। कोई बात नहीं ओमकार, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी इज 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो एक्चुअल वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम एंड एक्चुअल वॉल्यूम का रेशियो निकाल लो अब। 8.51 डिवाइडेड बाय 20,000, 22,400 लगा के दो जीरो और लगा देना। फिर जैसे करना सॉल्व कर लो इसको। 4 into 3.8 आएगा ये एक्चुअल में आंसर। बट तुम्हें क्या करना है? अप्रोक्स करना है, तो अप्रोक्स करके सॉल्व करोगे, आंसर आएगा 4 into 10 to the power -4। ठीक है, 4 into 10 to the power -4, यह है करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे हमने अप्रोच किया क्वेश्चन को, या फिर से समझाना पड़ेगा? फिर से समझाना पड़ेगा या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं? बताओ बताओ जल्दी बताओ। फिर से समझाऊं या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें? टफ क्वेश्चन था इसलिए कह रहा हूं मैं, कॉम्प्लिकेटिंग लग सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। A balloon contains 1500 cubic meter of helium at 27 degree Celsius and 4 atmospheric pressure। ठीक है, 4 atm टेम्परेचर टी दे दिया है। वी टी एंड पी, वी टी एंड पी तुम्हें मिल गया। वॉल्यूम ऑफ हीलियम एट -3 एंड 2 एटमोस्फेरिक, मतलब V1 T1 P1 मिल गया है, T2 मिल गया है, P2 मिल गया है। तो V2 नहीं निकाल सकते, मतलब P1 है, V1 है, T1 है, T2 है, P2 है। तो V2 नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते, कांस्टेंट वैल्यू है। अभी मैंने तुम्हें समझाया था ये सारी चीजें कांस्टेंट रहती है हमेशा। तो P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, कांस्टेंट रहने वाला है हमेशा। तो V2 कितना आएगा? P1 बाई T1 इंटू T2 बाई P2। जो भी वैल्यू है सारी पुट कर दो, तुम्हारा क्यूबिक मीटर में आंसर आ जाएगा। कोई कन्वर्जन करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन का आंसर है इसका। P1 क्या है? प्रेशर। 4 एटमोस्फेयर, तो 4 इंटू V1 कितना है? 1500 इंटू तुम्हारा, एक सेकंड रुको, P1 V1 अपॉन, अच्छा T2 को यहाँ से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 27 डिग्री डिवाइडेड बाई T1 कितना है? 30 माइनस, अच्छा इसको कन्वर्ट करके लिखा है, ठीक है कोई बात नहीं। एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है यहाँ पर? 2, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। V2 तुम्हारा आ जाएगा 2700 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 2700 क्यूबिक मीटर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वेसल हैज 6 ग्राम ऑक्सीजन एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर 400 केल्विन। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन दे दिया है, प्रेशर P दे बोला है, प्रेशर हमें नहीं पता कितना है, टेम्परेचर 400 केल्विन है। स्मॉल होल इज मेड इन इट सो दैट ऑक्सीजन लीक्स आउट। हाउ मच ऑक्सीजन लीक्स आउट इफ द फाइनल प्रेशर इज P2 एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन। मतलब T2 दे दिया है, P2 दे दिया है, P1 T1 M1, मतलब मास हमें दे दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम कंजर्वेटर के मतलब जितना वॉल्यूम, अगर देखो गैस है, गैस तो लिक्विड की तरह भी नहीं है, गैस तो और फास्ट मूव करेगा। यहाँ पर जितना वॉल्यूम है, होल करने के बाद भी जितना निकलेगा उतना ही वॉल्यूम तो निकलेगा ना, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। हाँ कृति, यूनिट्स एंड डायमेंशन हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि तब तक तुमने 11th एंड 12th की सारी फिजिक्स की यूनिट्स पढ़ ली होगी, है ना? तो तब तुम्हें टफ नहीं लगेगा वो चैप्टर। यूनिट्स एंड डायमेंशन हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, अब तो बहुत ही जल्दी यार, अब तो आज काइनेटिक थ्योरी हो गया, एसएचएम भी शायद वन शॉट में हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो मैं एक लेक्चर एक्स्ट्रा ले लूंगा उसका,
वेव्स वन शॉट में हो जाएगा, फिर यूनिट्स एंड डायमेंशंस कर लेंगे आराम से। अक्टूबर मतलब अभी क्या चला, आज 9 अक्टूबर है ना, तो नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर शायद सिलेबस खत्म ही हो जाएगा तुम्हारा। बेस्ट ट्राई करूंगा मैं हो जाए। नेक्स्ट क्लास तुम्हारी दशहरा के बाद ही लगेगी, तो तब लगातार क्लास लगा दूंगा मैं, ठीक है। चलो, पीवीसी को एनआरटी, सिंपल बात। पीवीसी को एनआरटी, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो पीवीसी को एम आर टी अपॉन एम एम मोलर मास, ये क्या है, गिवन मास। पी डैश वी का बताओ, वॉल्यूम को कांस्टेंट रहने वाला है, प्रेशर चेंज हुआ है, पी टू पी बाई टू हो गया है, तो प्रेशर डैश पी डैश इक्वल टू एम डैश। अब तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी चेंज हो गया है, या फिर गिवन मास चेंज हो गया, सॉरी हाँ गिवन मास चेंज हो गया है। आर, आइडियल गैस कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है। टेम्परेचर चेंज हो गया, पहले 400 अब 300 हो गया है। मॉलिक्यूलर मास भी सेम रहने वाला है हमेशा। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास का भी चेंज थोड़ी होगा, मॉलिक्यूलर मास तो हमेशा सेम रहने वाला है। चलो, रेशो निकालो, अब इसका डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास से मॉलिक्यूलर मास कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वॉल्यूम से वॉल्यूम भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पी डैश बाई पी इज इक्वल टू एम डैश टी डैश अपॉन एम बाई टी। हमें क्या निकालना है, हाउ मच ऑक्सीजन लीक्स आउट, हाउ मच मतलब मास, मास की बात हो रही है, कितना मास ऑक्सीजन निकलेगा, लीक कर जाएगा यहाँ से। तो एम डैश इज इक्वल टू, पी डैश कितना है, पी बाई टू। क्वेश्चन में गिवन है ना, पी डैश कितना है, पी बाई टू। तो एम डैश क्या हो गया, पी बाय टू। नीचे क्या गया, एम क्या है हमारा, सॉरी पी क्या है हमारा, डायरेक्ट पी, ये तो पी रहने वाला है, और ये पी डैश कितना है हमारा, पी बाई टू, ठीक है। इनटू टी डैश कितना है, 400, ये टी कितना है, 300, इनटू में मास कितना है, 6, मास कितना है, 6, ठीक है। एक सेकंड को, ठीक है, एम डैश कर लेना मैं तो एम, एक सेकंड, टी बाई टी डैश, ठीक है, यही वाला ये टी बाई टी डैश। तो 400 बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई एम 6। पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो से जीरो काटो, जीरो से जीरो काटो, 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, बचेगा 4। तो एम डैश आएगा तुम्हारा 4 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेशन समझ में आ गई ना, कैलकुलेशन तो समझ में आ गई। पी से पी कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, 4/3। 2 इंटू 3 कितना होगा, 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, तो 4 बच गया हमारा, ठीक है। चलो, 4 ग्राम आंसर, क्या है तुम्हारा, 4 ग्राम आंसर है हमारा, 4 ग्राम। ये क्या है, 1500 क्यूबिक मीटर। यहाँ पे आंसर टिक किया था, हाँ ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the temperature of a gas filled in a closed vessel is increased by 1 degree Celsius, 1 डिग्री से हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, इट्स प्रेशर इंक्रीजेस बाय 0.4%, 0.4% से इंक्रीज हो गया। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस वाज, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस वाज कितना, देखो टी आई निकालना है हमें, T1 या फिर टी आई, जो भी है। सर, पी को न्यूमरेटर छोड़ के डिनोमिनेटर भी ले सकते थे, कहाँ पर यार, कहाँ पर, कहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, देखो 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 देखो, जैसे मर्जी चाहो सॉल्व कर सकते हो इसको, तुम उल्टा करके भी सॉल्व कर सकते हो, पी बाई पी डैश कर देते तो कोई दिक्कत नहीं आती। ये सब कुछ भी तुम्हें ऑफ कोर्स वैसे ही लिखना पड़ता, फिर ऊपर एम टी आता, नीचे एम टी डैश आता, क्योंकि हमें तो इक्वेशन बनानी है ना, इक्वेशन वैसे भी बन जाती, ऐसे भी बन जाती है ना। इक्वेशन तो दोनों केसेस में बन जाती। तब क्या होता, ये 2 हो जाता, ये 300/400 हो जाता, और ये 1/6 हो जाता, सॉल्व तब भी होता आंसर, ठीक है। वैसे कोई इश्यूज नहीं आते इसके अंदर, रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो तुम, डिपेंड करता है बस कि वैल्यूज के, आप देखो क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, हमसे रेशो रेशो पूछ रहा है यहाँ पे एक, रेशो भी पूछनी, रेशो वाला क्वेश्चन आएगा जब तुमसे कभी रेशो पूछ ले, रेशो में तुम्हें जैसे बोल रखा है वैसे करना पड़ेगा, नॉर्मली तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। चलो, तुम्हें बस सब कुछ अकॉर्डिंगली रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, वरना आंसर गलत हो जाएगा, तुम्हें बस इक्वेशन बनानी है ना इसलिए। चलो, कहाँ पर थे हम, लास्ट क्वेश्चन हमारा रह रहा है ना अभी, हाँ ठीक है। क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ गया, प्रेशर 0.4% से बढ़ गया, इनिशियल टेम्परेचर T1 पूछ रहे, तो P2/P1 इक्वल टू T2/T1 इज इक्वल टू, देखो V N R, ये सब कुछ कांस्टेंट मान के हमने हटा दिया,
दोनों केसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल सेम है, आइडियल गैस इक्वेशन, सॉरी आइडियल गैस कांस्टेंट वो भी सेम है, सारी चीजें हमने हटा दी, तो आर वी एन सब कुछ हट गया, तो पी टू बाई पी वन इक्वल टू टी टू बाई टी वन, क्योंकि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये वाला लॉ देख चुके हैं ऑलरेडी। अब देखो पी टू बाई पी वन, टी टू बाई टी वन, तो टी वन कितना है, टी टू इंटू पी वन बाई पी टू, तो टी वन सॉरी टी टू कितना है, ये टी टू कितना है, क्लोज्ड वेसल इज इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब टी वन जितना भी है उससे 1 डिग्री ज्यादा है, उससे 1 डिग्री ज्यादा है ना, टी वन जितना भी है उससे 1 डिग्री ज्यादा है, तो यहाँ पर टी वन प्लस वन लिख दिया टी टू को हमने। फिर प्रेशर वन बाय प्रेशर टू कितना है, एक 0.4% से इंक्रीज किया, तो 100/100.4, क्योंकि 0.4 से इंक्रीज किया तो 0.4 ऐड कर दो 100 में, परसेंट से, सेंट सेंट क्या होता है 100, तो 100/100.4, क्योंकि 0.4 से ये इंक्रीज हो गया है। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, आंसर तुम्हारा ऐसा यूनिट में आएगा केल्विन में, 250 केल्विन। ठीक है, सॉल्व करोगे आंसर ऐसा यूनिट में आएगा केल्विन में, तो आंसर क्या तुम्हारा 250 केल्विन, T1 इज 250 केल्विन। चलो अब हम देखते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यहाँ पर हमें क्या क्या मिलेगा, जो लॉज हमने पहले पढ़े थे उसी को बस थोड़ा सा उसी में से निकल निकाल के हम स्टेटमेंट्स डिराइव करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड अजम्पशंस, काइनेटिक थ्योरी की अजम्पशंस होती है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, थियोरेटिकल पार्ट में काफी इंपॉर्टेंट है काइनेटिक थ्योरी में, तो इसको ध्यान दे दो। ये 5 स्टेटमेंट जो है ना, वन यहाँ से 1 से लेकर 5 तक, ये जो है अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी है, इसको तुम्हें बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है स्टेटमेंट वाइज, कि अजम्पशंस क्या थी काइनेटिक थ्योरी की, कि इसके ऊपर क्या बनेगा, ऐसा स्टेटमेंट वाइज टेबल बन जाएगा, ऐसे एक इतना बड़ा ये टेबल बना देंगे, इसको 4 हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर देंगे और कह देंगे कि ये क्या था, ये इस वाले को मैच करो, इस वाले को मैच करो, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में तुम फंस जाओगे और तुम्हें अजम्पशंस नहीं पता होगी तो। ठीक है, चलो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस प्रोवाइड्स अ मॉलिक्यूलर लेवल एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ गैसेस लिंकिंग द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मतलब जो हमें ऊपर ऊपर से दिखती है, जो कह सकते हो यूनिट लेवल पर नहीं है, जो ऊपर ऊपर एग्जिस्ट करती है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ऐसा थोड़ी होता है ना कि एक गैस है इसके अंदर, उसके सिर्फ एक मॉलिक्यूल का प्रेशर कुछ और है, दूसरे मॉलिक्यूल का प्रेशर कुछ और है, दूसरे मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कुछ और है, सबका कांस्टेंट रहता है, तो मैक्रोस्कोपिक मतलब ओवरऑल जनरलाइज करके हम देख रहे हैं इसको। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक दोनों के बीच में हम लिंक करेंगे प्रॉपर्टीज को। माइक्रोस्कोपिक मतलब यूनिट लेवल पर, एटम्स पर, मॉलिक्यूल्स पर। ठीक है, चलो, इट इज बेस्ड ऑन सेवरल की assumptions about the nature of gases and their particles. It forms a foundation for understanding gas laws like Boyle's law, Charles law, ideal gas law, ये सारी चीजें तुम अभी पढ़ के आए हो, तो ये सारी चीजें कहाँ से डिराइव हुई है, बेसिकली पीवी स्क्वायर एनआरटी तुम्हें पता है, बट पीवी स्क्वायर एनआरटी के अलावा जो थ्योरेटिकल assumptions है जहां से इनको हमने डिराइव किया है उसको भी यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला assumption क्या है, गैस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ऑब्वियसली एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते ही है ना, ये तो फिक्स्ड है, दीस पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, ये बात भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल गैस पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, बिल्कुल, कंटेनर, देखो हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर भी मैं, जो तुम्हें याद रखना है, कांस्टेंट रैंडम, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चलो तुम्हें पता है, यहाँ पर कुछ हाईलाइट करने जैसा है नहीं, यहाँ पे देखो द वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल गैस पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, मतलब ऑफ कोर्स जो भी पूरा वॉल्यूम है उसका टेम्परेचर और एक किसी और पार्टिकल का टेम्परेचर नेग्लिजिबल होता है, सेम होता है, किसी भी एक पार्टिकल का ज्यादा दूसरे पार्टिकल का कम वो हम कंसिडर नहीं करते। दिस मींस दैट particles themselves are assumed to occupy no volume, gas particles are considered as point masses। वॉल्यूम फिक्स शेप कुछ नहीं होता ना गैस का, पता ही है तुम्हें। देयर आर नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन गैस पार्टिकल्स, ये भी पता है तुम्हें, ये बात तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट यही थी कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस नहीं एग्जिस्ट करते, मीन देयर इंटरेक्शंस आर लिमिटेड टू कोलिजंस, ये बात तो है, अट्रैक्ट और रिपेल कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कोलाइड करते हैं। कोलिजन बिटवीन गैस पार्टिकल्स एंड बिटवीन पार्टिकल्स, कोलिजन बिटवीन गैस पार्टिकल्स एंड बिटवीन, देखो यहाँ पे मिस टाइप हो गया थोड़ा सा, एंड बिटवीन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक, वो तो ऑब्वियस है, इलास्टिक कोलिजन होता है, नो काइनेटिक एनर्जी लॉस, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है यहाँ पर, तभी काइनेटिक थ्योरी पढ़ रहे हैं हम टेक्निकली, एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स रिमेन कांस्टेंट आफ्टर कोलिजंस। ठीक है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, एवरेज काइनेटिक मतलब एनर्जी मतलब के ई
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, के ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, ये रिलेशन लिख देता हूँ मैं। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये कैसे? ये चीज मैंने तुम्हें पहले भी समझाई थी थर्मल प्रॉपर्टीज में, या फिर सॉलिड्स में समझाया था मैंने तुम्हें, या फिर मैं फिर से बता देता हूँ। टेम्परेचर तुम बढ़ाओ, टेम्परेचर को बढ़ाओ गैस का, क्या होगा? मॉलिक्यूल्स हीट करेंगे, हीट करेंगे, हीट करके मतलब वाइब्रेट करेंगे। हीट आ गया, वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, मोशन करेंगे, मोशन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सिंपल बात है, ठीक है। चलो मैथमेटिक्स देख लेते हैं इसके अंदर, जो जो है हमारी फॉर्मूलाज जिसको हम यूज करेंगे बार बार। प्रेशर एंड मॉलिक्यूलर मोशन के बीच में, प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, प्रेशर क्या है? इज द रिजल्ट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रिलेट्स प्रेशर टू द मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स। ठीक है, द काइनेटिक थ्योरी रिलेट्स प्रेशर टू द मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स। मॉलिक्यूलर मोशन, मोशन हो रहा है तभी काइनेटिक। सिंपल बात है ना, तो समझ ही गए हो। तो प्रेशर पी एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस इज गिवन बाय द फार्मूला। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद रख लो। इंपॉर्टेंट फार्मूला, पी इज इक्वल टू एन एम वी स्क्वायर अपॉन 3 वी पी। वी क्या है यहाँ पर? ये आर एम एस स्पीड है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी तो पढ़ा है ना तुमने, तो एसी के अंदर आता है ये रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर मतलब जैसे जैसे इसके अंदर टर्म्स दे रखे हैं हमने, वैसे वैसे वेलोसिटी निकालनी है। मतलब सबसे पहले रूट करो, फिर मीन निकालो, मीन मतलब एवरेज, 1 + 2 + 3 / 3, और फिर ऊपर जो भी है उसका स्क्वायर कर दो, रूट मीन स्क्वायर, यहीं से आ जाता है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, अब टेक्निकली अगर हम बात करें, थियोरेटिकली तो होता क्या रूट मीन स्क्वायर? गैसेस जैसे पार्टिकल्स जो होते हैं, बहुत रैंडम मोशन होता है इनका, है ना, एंड फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, कुछ नहीं होता इनके पास। रैंडम मोशन, कंप्लीटली रैंडम मोशन कर रहे हैं, एंड हाई स्पीड मोशन हो रहा है, बहुत हाई स्पीड मोशन हो रहा है। ऐसे केस में एवरेज स्पीड जो है ना, वो हमें एग्जैक्ट डेटा नहीं देगा, अप्रोक्सीमेट डेटा देगा, गलत आएगा आंसर। आरएमएस स्पीड से क्या आएगा? एग्जैक्ट डेटा मिलेगा हमें। ठीक है, आरएमएस स्पीड जो है वो एवरेज से बेटर डेटा देगी हमें यहाँ पर, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीमली हाई स्पीड है, एंड वेरी वेरी रैंडम मोशन। ठीक है, इस केस में क्या आता है? आरएमएस स्पीड। ऑल्टरनेटिंग करंट में भी आता है ये। P is the pressure, N is the number of gas molecules, M is the mass of one molecule का mass, number of gas molecule, number of particles, 1/3 होता है, बट 3 से डिवाइड कर दो, कोई बात नहीं। V square is the average of the square of the speed of the molecules। एवरेज मतलब मीन, स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आरएमएस यही है, रूट मीन स्क्वायर। V is the volume of the container. This equation shows that pressure depends on the number of molecules, the volume of the container, and the average kinetic energy related to the speed of the molecules। ठीक है, प्रेशर किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज है यहाँ पर। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, फिर तुम बेटर समझ जाओगे। इक्वेशन शोज दैट प्रेशर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वॉल्यूम कितना है, एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसके ऊपर प्रेशर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर का रिलेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, द एवरेज काइनेटिक गैस सॉरी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये चीज मैं तो पहले बता चुका हूँ, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यहाँ पे लिख चुका हूँ मैं, के ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? फॉर एन आइडियल गैस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना है तुम्हें। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 3 × बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 2। 3 into Boltzmann constant into temperature divided by 2। ठीक है, where Ke is the average kinetic energy of the gas particle, Kb is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature in Kelvin। This relationship implies that the temperature of a gas is a measure of the kinetic energy of its molecules। Higher temperatures mean that molecules have more kinetic energy and move faster। ये बात मैं तो बता दिया, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा होगा उतना ज्यादा वाइब्रेट करेगी बॉडी, पार्टिकल्स उतना ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, उतना ज्यादा मोशन होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या फिर तुमने देखा होगा थर्मोडायनेमिक्स में जो हम इंटरनल एनर्जी पढ़ते थे, डेल्टा यू, डेल्टा यू जो है किससे इंक्रीज होता है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से ही तो इंक्रीज होता था ये, वरना इंटरनल एनर्जी जो है वॉल्यूम प्रेशर किसी और चीज से चेंज नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होती है ना। चलो महाराष्ट्र बोर्ड, यार मेरे को महाराष्ट्र बोर्ड का कुछ भी नहीं पता है, लिटरली कह रहा हूँ मैं। महाराष्ट्र बोर्ड मेरे को आईसीएससी का फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया है, क्योंकि आईसीएससी की बुक्स से मैं पढ़ चुका हूँ, एंड मेरे दोस्त है कुछ आईसीएससी वगैरह में, तो आईसीएससी वगैरह मेरे को फिर भी पता है, बट स्टेट बोर्ड का मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है यार। महाराष्ट्र बोर्ड में क्या होता है क्या नहीं होता है,
कितना वो रेलेवेंट है नीट के लिए, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड की 11th 12th की बुक्स जो है वो नीट के लिए कितना काम आती है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं उस बारे में। तो सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा तुम्हें। अम, अगर तुम महाराष्ट्र बोर्ड से प्रिपेयर कर रहे हो तो भी मैं कहूंगा एनसीईआरटी को तो फॉलो करा ही करो, जो हमारी सीबीएसई वाली एनसीईआरटी होती है उसको फॉलो करा ही करो, क्योंकि उसी से तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उसी में से पेपर बनेगा नीट का। मेरे को कुछ आइडिया नहीं महाराष्ट्र बोर्ड से कितना बनता है, उसमें कंटेंट कितना है, क्या क्या दे रखा है उसके अंदर, रेलेवेंट कितना है। इसलिए यार मैं गलत एडवाइस देखो तुम्हें देना नहीं चाहता, इसलिए कह रहा हूँ। मेरे को सिर्फ मेजरली सीबीएसई एंड थोड़ा बहुत आईसीएसई का अंदाजा है मेरे को। महाराष्ट्र बोर्ड का कुछ भी नहीं है, सॉरी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हो गया, केवी बोल्ट्जमैन, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, ये बात हमारी हो गई है। आइडियल गैस लॉ देख लेते हैं, पी इक्वल टू एनआरटी। ये बात तो तुम्हें पता ही है, कितनी बार ये रिपीट करेंगे पता नहीं, बार बार इसी के अंदर रिपीट होता रहता है ये। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है। इसको तुम्हें दिमाग में बिठा लेना, कुछ भी नहीं हो रहा है ना इस चैप्टर में तुम्हें, कुछ भी नहीं हो रहा है तो। इन सारी लॉस की मैंने तुम्हें बेसिक थ्योरेटिकल जो है बेस मैंने तुम्हें हमारा बना के दे दिया है। तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पीवी और एनआरटी यूज करके जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर डेरिवेशन कर दो, डिराइव करके निकाल लो। प्रोपोर्शन निकालना है, डिराइव करके निकालो, फॉर्मूला निकालना है, डिराइव करके निकालो। ठीक है। चलो। P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles of gas, R is the ideal gas constant, T is the absolute temperature। ठीक है, इसको अब और डिटेल में मैं बता नहीं रहा क्योंकि सेम बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक फिर से थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा, बट इंपॉर्टेंट है तो इसको कर लेते हैं। ठीक है। छोड़ेंगे नहीं किसी भी चीज को, जो बहुत ही ज्यादा फालतू चीज है उसको नहीं पढ़ेंगे, बाकी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर लेंगे हम अच्छे से। ऑल राइट। क्या कह रहा था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स अमंग गैस मॉलिक्यूल्स एट अ गिवन टेम्परेचर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स अमंग गैस मॉलिक्यूल्स एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है। चलो। नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स मूव एट द सेम स्पीड, instead there is a range of speeds and this distribution shows the fraction of molecules moving at different speeds। ठीक है। अब देखो, ओवरऑल अगर तुम कंसीडर कर रहे हो, ओवरऑल तो हम स्पीड को नेग्लिजिबल मानते हैं कि एक पार्टिकल का स्पीड नेग्लिजिबल होगा, दूसरे के जितना ही होगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट पे जाके हम चीज को डिस्कवर कर रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएशन आता है बेसिकली। वो मैथमेटिकल पार्ट इतना ज्यादा दिया नहीं हुआ है, काम का नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा तुम्हें। बट अगर आगे मैंने देखा कि क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे एनटीए का मॉक टेस्ट आता है या फिर जेई मेंस आता है, जेई मेंस में या फिर एनटीए के मॉक टेस्ट में अगर लगता है कि इसमें से क्वेश्चंस बन रहे हैं, जेई में भी नहीं बनते इसमें से क्वेश्चंस तो, बट अगर इस पार्ट से बनते हैं तो वो वाला पार्ट हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। अभी के लिए सिर्फ थ्योरेटिकली समझ लो इसको, ताकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिस ना हो। ठीक है। यहाँ से एक चीज जो तुम्हें पता चलेगी वो ये है कि जो स्पीड है मॉलिक्यूल्स की, जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू द होल गैस, एक मॉलिक्यूल की स्पीड पूरे गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड के रिस्पेक्ट में वो डिफरेंट होती है, बट वो नेग्लिजिबल होती है, जिसको हम डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। ठीक है। जब तुम जनरल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो तब पूरे गैस के सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड को तुम सेम कंसिडर करके सॉल्व करोगे। ठीक है। किसी एक इंस्टेंट में किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की स्पीड जो है तुम्हें बता दी या फिर कैलकुलेट करने को पूछ लिया, तब हमें ये वाला लॉ लगाना होता है। ठीक है। नहीं बनता नीट में, आज तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बना है, आज तक नहीं बना है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है। तुम आराम से बिना डरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से। चलो। At higher temperature, the average speed of the gas molecules increases and the distribution widens. At lower temperature, most gas molecules move at slower speeds and the distribution narrows। ठीक है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आएगा बेटर। A gas is filled in a container at pressure P. Mass of the molecules is halved and their RMS speed is doubled. Then the resultant pressure would be, resultant pressure क्या होगा, अगर मास को हाफ कर दिया एंड आरएमएस स्पीड वी स्क्वायर को डबल कर दिया तो P इज इक्वल टू एम एन वी स्क्वायर आरएमएस अपॉन 3V। ये वाला फॉर्मूला तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें दिया था ये वाला फॉर्मूला अभी, है ना। सॉल्व करने को क्या करना है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड वी स्क्वायर। एम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड वी के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एम को हाफ रख दो, क्योंकि एम क्या हो गया, हाफ हो गया है। ये प्रोपोर्शन निकालने का तरीका होता है। एम को हाफ कर दो, वी क्या है, वी डबल हो गया तो वी को 2 रख दो। 2 का स्क्वायर करो 4, तो हाफ इंटू 4 कितना होता है 2। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर मास हाफ हो गया है एंड आरएमएस स्पीड डबल हो गई है तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा। ठीक है। चलो
सिंपल क्वेश्चन है। व्हेन एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, एडियाबेटिकली मतलब डेल्टा क्यू जीरो है, हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं हम, हीट एनर्जी जीरो है, तो हीट लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। इट्स टेम्परेचर राइजेस एंड द मॉलिक्यूल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन बिफोर, द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एज, क्यों इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी? देखो, because of collisions with the moving parts of the wall only, because of collisions with the entire wall, because of molecules get accelerated in the motion inside the volume, because the redistribution of energy amongst the molecules। देखो ये तो कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, तो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग्स्ट मॉलिक्यूल्स नहीं, क्योंकि डेल्टा क्यू क्या है, हीट, हीट एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो जीरो है, तो एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, कोलिजन्स विद द मूविंग पार्ट्स ऑफ द वॉल ओनली, एग्जैक्टली हमने क्या पढ़ा था अभी, काइनेटिक थ्योरी में जाओ वापस। ये न्यूमेरिकल से ज्यादा थ्योरेटिकल है, मतलब इसका पार्ट। देखो, assumptions में जाओ, assumptions क्या कह रहा है? देखो देखो देखो, इन इलास्टिक कोलिजन्स नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, ये बात तो क्लियर है। फिर क्या कह रहा है हमें, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स रिमेन कांस्टेंट आफ्टर कोलिशंस। ठीक है। कांस्टेंट आफ्टर कोलिशंस, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब बेसिकली मूवमेंट कब होगा, मूवमेंट, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, मूवमेंट कब होगा? देखो, ये हो गया हमारा कंटेनर, मूवमेंट कब होगा, जब डेल्टा क्यू हमने ऐड किया है। ठीक है, हीट एनर्जी लॉस्ट तो नहीं है यहाँ पर, एडियाबेटिक प्रोसेस है। टेम्परेचर क्या कर रहा है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई है, काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन कर रहे हैं, मोशन मतलब मूवमेंट, मूवमेंट से वो क्या करेंगे, वॉल को स्ट्राइक करेंगे। तो यहाँ पर आंसर तुम्हारा फर्स्ट लगा, बिकॉज ऑफ कोलिजन विद द मूविंग पार्ट्स ऑफ द वॉल ओनली, मूविंग पार्ट्स ऑफ द वॉल ओनली। ठीक है। जो स्टैटिक पार्ट्स है, स्टैटिक पार्ट से नहीं होगा कोलिजन, मतलब कोलिजन तो हो जाएगा, बट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगी। मोशन आ रहा है, मोशन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी मोशन को, रेशो वैसे ही चलता रहता है इसका। ठीक है। मूविंग पार्ट्स जो है ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, इसको हाईलाइट कर लेना। मूविंग पार्ट्स, मोशन होगा तभी काइनेटिक एनर्जी आएगी, एंड तभी जो है बॉडी, कह सकते हो तुम, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेसल इज फिल्ड विद अ गैस एट प्रेशर ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, 76 सीएम ऑफ एचजी दे दिया हमें, प्रेशर की यूनिट होती है ये, पहले बता चुका तुम्हें, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। ठीक है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर द मास ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड बाय 50%, by introducing more gas in the vessel at the same temperature, the resultant pressure of the gas is, रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द गैस पूछ रहा है। हमने क्या क्या चेंजेस किया है, मास को 50% बढ़ा दिया है एंड टेम्परेचर को सेम रखा है। अब प्रेशर पूछ लो, मास 50% इंक्रीज हुआ है, बस वही है। ये सारी चीजें कांस्टेंट मान लो, हाफ कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, वी आरएमएस भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो पी टू बाई पी वन इज इक्वल टू M2 बाई M1। तो पी टू बाई 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी है ना प्रेशर, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी रखते हैं इसको, बस 76 इज इक्वल टू, ये कितना है, M1 प्लस 50/100, M1 क्या है, 50% से इंक्रीज हुआ है। 50% क्या होता है, 50/100, किसका 50%, M1 का ही 50%, इसलिए M1 प्लस 50/100 इंटू M1 अपॉन ओरिजिनल मास कितना है, M1। सॉल्व करो इसको, तो ये बेसिकली ऐसे भी कर सकते हो तुम, ये तो लिखने का तरीका है एक, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1.5 M अपॉन M, ये होता है 50%, 50% क्या होता है, 150/100, 150/100 कितना होता है, 3/2, 3/2 मतलब 1.5, या फिर ये जीरो जीरो कटेगा, ये भी 1.5 बन रहा है, तो 1.5, तो 1.5 M अपॉन M, 50% से इंक्रीज किया मतलब यही होता है। ठीक है। 25% डिक्रीज किया, 25% डिक्रीज किया मतलब क्या होता है, 3/4, 75% बचा, वही चीज है। 1.5 M/M, तो M से M कैंसिल आउट हो गया, तो P2 इज 76 इंटू 1.5 या फिर 3/2, सेम बात है। तो 76 इंटू 3/2 करो, 2 से इसको काटोगे, डायरेक्ट सॉल्व करोगे, आंसर आएगा 114। ठीक है। सेंटीमीटर ऑफ एच जी, सेंटीमीटर ऑफ एच जी में पूछा, सेंटीमीटर ऑफ एच जी में आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये देखो। थ्री मॉलिक्यूल्स हैव वेलोसिटीज 0.5 किलोमीटर पर सेकंड, 1 किलोमीटर पर सेकंड, 2 किलोमीटर पर सेकंड, रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड एंड एवरेज स्पीड, आरएमएस एंड एवरेज स्पीड का रेशियो निकालो, आरएमएस एंड एवरेज स्पीड का रेशियो निकालो। देखो कैसे निकालना है, आरएमएस निकालो, क्या होता है, क्या बोलते हैं रूट में, रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, तो जो बोला हुआ है वही कर दो, रूट कर दो,
मीन निकालो, मीन मतलब एवरेज, तो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री बाई थ्री, ये हो गया इसका मीन। स्क्वायर में सिर्फ वेलोसिटी का स्क्वायर करो, हर एक का सेपरेटली स्क्वायर कर दो, एक साथ मत कर देना, ये तो फिर गलत फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन थ्री, ये होगा तुम्हारा वी आर एम एस, आर एम एस वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब सारी चीजें मैं नोट्स में तुम्हें थोड़ी दे दूंगा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसमें से तुम्हें समझ में आएगा। कितना है, एक में 0.5 है, एक में 1 है, एक में 2 है। अब तो मैथ्स ही करनी है, बाकी तुम्हें फॉर्मूला पता है तो। 0.5 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, 3 से डिवाइड करके करोगे, आंसर आएगा 1.32 किलोमीटर पर सेकंड। अब नॉर्मल एवरेज निकालो, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री बाई थ्री, ये करोगे 1.5 प्लस 1 प्लस 2 बाई थ्री, 1.17 किलोमीटर पर सेकंड। अब देखो यहीं पर देखो डिफरेंस आ रहा है ना, आरएमएस स्पीड एंड एवरेज स्पीड में डिफरेंस आ रहा है, तो गैसेस के लिए हम आरएमएस यूज करते हैं, एवरेज यूज नहीं करते। यहाँ से वी आर एम एस बाय वी ए वी, ए वी मतलब वी एवरेज, तो आर एम एस स्पीड अपॉन एवरेज स्पीड कितना आ रहा है तुम्हारा, 1.32 डिवाइडेड बाय 1.17, इतना तो कर ही लोगे तुम। अब यहाँ से मान लो 1.32 1.17 नहीं हो रहा है तुमसे, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, ऑप्शंस देखो, ऑप्शन देख के पता चले 1.13 होगा, ऑप्शन देख के पता चल रहा है ना, क्योंकि देखो 1.17 को 1.32 तक जाना है तो 1 तो होना ही पड़ेगा, तो 1 हो गया। 2 नहीं होगा, क्योंकि 1.17 का 2 करोगे तो कितना होगा, 2.34 हो जाएगा, तो 2.34 तो है नहीं, 2.34 से छोटा ही 1.32, तो 2 तो होगा नहीं, गलत हो गया। 0.53 नहीं, 0.53 कब होता है, जब 1.32 जो है वो 1.17 से छोटा नंबर होता, लेकिन 1.32 क्या है, वो 1.17 से बड़ा नंबर, ऑफ कोर्स न्यूमरेटर में हमारे पास बड़ा नंबर है, तो 0.53 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा ना। 3 1.7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा ये, 3.52 के आसपास कुछ चला जाएगा, तो 3 वाला भी नहीं आएगा, ये तो अप्रॉक्स 4 है, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो देख के पता चल रहा है कि 1.13 आएगा आंसर, ठीक है। चलो अब लास्ट चीज देख लेते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ये समझ लेने के बाद तुम कैसे, तुम्हारा पूरा चैप्टर डन हो जाएगा। प्रीमियम डीपीपी एंड फ्री डीपीपी सारे क्वेश्चंस कर लेना, क्लास क्वेश्चंस, क्लास नोट्स के जो क्वेश्चंस हैं इनको खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा अच्छे से। चलो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इज अ प्रिंसिपल दैट स्टेट्स दैट एट थर्मल इक्विलिब्रियम समझाया था मैंने तुम्हें, दो बॉडीज है कांटेक्ट में, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, एक ने टेम्परेचर लूज किया, एक ने टेम्परेचर इंक्रीज किया, द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, with each degree of freedom contributing an equal amount of energy. Specifically, each degree of freedom that appears quadratically in the energy expression contributes an average energy of kBT by 2। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम बार बार आ रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम कह सकते हो बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ स्टोरिंग एनर्जी, एक एनर्जी स्टोर करने का एक वे होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक रोटेशनल भी आता है, ट्रांसलेशनल भी आता है, वाइब्रेशनल भी आता है, मोशन के थ्रू एनर्जी को स्टोर करने का एक तरीका, ये क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलो, कितना आएगा एक नॉर्मली एवरेज, तुम्हारा लॉ इक्विपार्टीशन एनर्जी कितना आएगा, तो एवरेज एनर्जी कितना आएगा, केबीटी बाई टू, ठीक है। केबी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी का टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टू। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं, क्या क्या टाइप्स होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम रेफर्स टू इंडिपेंडेंट वे इन विच अ मॉलिक्यूल कैन स्टोर एनर्जी, ठीक है। हर एक मॉलिक्यूल का डिफरेंट होता है, एक होता है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सबको पढ़ लेते हैं एक बार आराम आराम से। रोटेशन ट्रांसलेशनल क्या होता है, फॉर अ गैस मॉलिक्यूल मूविंग इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, थ्री डी के अंदर एक्स जेड वाई एक्सेस, वहां पर तुम्हारा ट्रांसलेशनल मोशन से एनर्जी स्टोर कर रहा है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल मोशन से एनर्जी स्टोर कर रहा है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंपल बात है। यहाँ पर क्या होता है, लीनियर मोशन ट्रांसलेशनल मतलब कहीं किसी भी एक्सेस में हो सकता है, जेड एक्सेस वाई एक्सेस एक्स एक्सेस कहीं पर भी हो सकता है ना। तो ट्रांसलेशनल तो सिंपल है। रोटेशनल क्या है, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायटोमिक या फिर पॉलीएटॉमिक हो सकते हैं, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं लाएगा, ठीक है। कैन रोटेट अराउंड इट्स एक्सेस कंट्रीब्यूटिंग रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल क्या है, इन मॉलिक्यूल्स विद बॉन्ड्स, जब बॉन्ड्स होते हैं, मतलब ना जैसे सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड सी, बॉन्ड्स जमा गए, है ना, इनऑर्गेनिक में पढ़ा है ना तुमने बॉन्ड्स, वही है मॉलिक्यूल्स विद बॉन्ड्स, द एटम्स कैन वाइब्रेट रिलेटिव टू ईच अदर कंट्रीब्यूटिंग वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन क्या है, बॉन्ड्स, दो जो मॉलिक्यूल्स है या फिर जो दो पार्टिकल्स है उनके बीच में बॉन्ड होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग होनी चाहिए, वरना नहीं होगा, ठीक है।
चलो, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पर डिग्री फ्रीडम। अब ट्रांसलेशनल में कितना होता है? देखो, फॉर एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल ईच ऑफ द डायरेक्शंस एग्जैक्ट वाई एक्सिस कंट्रीब्यूट 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम विल हैव एन एनर्जी ऑफ केबीटी बाई टू। एक में केबीटी बाई टू होती है और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 3 एक्सेस है, एक्स एक्सेस पे कुछ होगा, जेड एक्सेस पे कुछ होगा, वाई एक्सेस पे कुछ होगा। एक्स जेड वाई के 3 हो गए। एक पे कितना होता है? केबीटी बाई टू। तो केबीटी बाई टू प्लस केबीटी बाई टू प्लस केबीटी बाई टू, तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? 3 केबीटी बाई टू। तो ये क्या होगा तुम्हारा? ट्रांसलेशनल एनर्जी, इक्विपार्टीशन। ठीक है, रोटेशनल में कितना होगा? फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल देयर आर 2 सिग्निफिकेंट रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, रोटेशन अराउंड द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बॉन्ड, ईच ऑफ दिस कंट्रीब्यूट केबी। अब रोटेशनल क्या है? रोटेशनल या फिर सर्कुलर मोशन को टू एक्सिस का मोशन, 2 एक्सिस का मोशन मानते हैं इसको। 2D, 2D वाला मोशन मानते हैं इसको, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई भी एक्सिस दो, है ना? ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में केबीटी बाई टू एंड केबीटी बाई टू ऐड होगा, क्योंकि हर एक्सेस पे कितना है? केबीटी। हर एक्सेस पे कितना है? केबीटी बाई टू। यहाँ पर कितने एक्सेस थे? 3 एक्सेस, तो कितना हो गया? केबीटी बाई टू प्लस केबीटी बाई टू प्लस केबीटी बाई टू, कितना हो गया? 3 केबीटी बाई टू। यहाँ पे कितने? 2 एक्सेस, तो केबीटी बाई टू प्लस केबीटी बाई टू मतलब 2 केबीटी बाई टू। 2 से 2 कैंसिल आउट होकर सिर्फ केबीटी बचेगा यहाँ पे। ठीक है, सिंपल बात है। लास्ट बचता है हमारा। अच्छा ठीक है, इसके अंदर एक और है, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स विद 3 एक्सेस ऑफ रोटेशन देयर आर 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। हाँ, जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, जब 3 एक्सेस ऑफ रोटेशन आएंगे, उस केस में ये भी 3 केबीटी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, वाइब्रेशनल का देख लो लास्ट। ईच वाइब्रेशनल मोड कंसिस्ट ऑफ बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, ईच कंट्रीब्यूट्स केबीटी बाई टू। तो पोटेंशियल का एक ऐड करोगे वाइब्रेशन में एंड काइनेटिक का ऐड करोगे वाइब्रेशन में, तो वो कितना है? केबीटी बाई टू। सिंपल है ना, सब कुछ गिवन है हमारे पास। तो केबीटी बाई टू पोटेंशियल का ऐड करो, फिर केबीटी बाई टू काइनेटिक का ऐड करो, कितना आएगा? फिर से 2 केबीटी बाई टू, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर बचेगा केबीटी। तो वाइब्रेशन में कितना होता है? केबीटी। रोटेशन में कितना होता है? केबीटी। पॉलीएटॉमिक रोटेशन में कितना होता है? 3 केबीटी बाई टू। एंड ट्रांसलेशनल में कितना होता है? 3 केबीटी बाई टू। ठीक है। However, vibrational modes are typically only activated at higher temperatures due to the quantum mechanical nature of vibrations. ये बात भी है, केमिकल बॉन्डिंग में भी इजीली बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, तुम्हें भी पता है ना, वही चीज है। चलो, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आसान सा क्वेश्चन है। गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल्स ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर टी, नेगलेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स। वाइब्रेशनल मोड्स नहीं है यहाँ पर। ठीक है, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वाइब्रेशनल मोड नहीं है, इससे हम क्या फर्क पड़ता है हमें? वाइब्रेशनल मोड कहाँ पर होता है? हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। देखो, थर्मोडायनेमिक्स की चीजें इंटरलिंक हो रही है यहाँ पर, इंटरनल एनर्जी। और यहाँ पे क्या है? वाइब्रेशनल मोड। सो वाइब्रेशनल मोड कब आते हैं? जब टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होता है तो क्या होता है? इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। तो वाइब्रेशनल मोड नहीं है मतलब टेम्परेचर हाई नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी हम कह सकते हैं दोनों का, ऑक्सीजन का आर्गन का चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होगा? देखो, ऑक्सीजन क्या डायटोमिक है? डायटोमिक में क्या होता है? इंटरनल एनर्जी 5 R T/2। सीपीसीबी में हमने समझाया था 5 R T/2 होता है डायटोमिक के केस में, 3 R T/2 होता है मोनोटॉमिक के केस में, है ना? मोनोटॉमिक के केस में। तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है? O2। O2 मतलब डायटोमिक, डायटोमिक मतलब 2 × 5/2 RT। 5/2 RT किसका है? एक का है। मोल्स कितने हैं? 2। मोल्स दो नहीं, डायटोमिक के लिए 2 नहीं है, ये मोल्स के लिए 2 है। 5 R T/2 किसका है? डायटोमिक का। 2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 × 5/2 RT, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये बचेगा 5 RT। ठीक है, U2 मतलब आर्गन, आर्गन का कितना होगा? मोल्स कितने हैं? 4। 4 मोल से गिवन है क्वेश्चन में, इनटू मोनोटॉमिक है आर्गन का AR, सिंपल मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो 3/2 RT होगा इसका। टी हटा दोगे तो ये स्पेसिफिक हीट बन जाएगा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, 4 मोल्स इंटू 3/2 RT, 2 से काटो, ये 1 ये 2, ये कितना होगा? 6 RT। तो ये पूछ रहे हैं हमसे, नेगलेक्टिंग ऑल वाइब्रेशन द टोटल इंटरनल एनर्जी, मतलब यू टोटल कितना होगा? U1 + U2 ऑक्सीजन का एंड आर्गन का ऐड कर दो, कितना आएगा? 5 RT + 6 RT कितना आएगा? 11 RT। आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 11 RT। ठीक है, इसके साथ तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो, कुछ भी डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट में जो भी हमने आज पढ़ा है, कुछ डाउट है तो पूछो, वरना फिर लेक्चर को एंड करते। फ्री डीबीपी आज से सॉल्व कर लेना, चैप्टर तुम्हारा हो गया है। फिर से कह रहा हूँ, प्रीमियम डीबीपी से ज्यादा कुछ ज्यादा इस पे लोड मत लेना, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये, क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं बनते हैं। बस अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हम किसी चैप्टर को स्किप नहीं करेंगे, इसलिए मैंने तुम्हें करवा दिया है। ठीक है, तुम्हें किस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना नहीं देना वो चीज मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी। चलो, ओके, इसको डाउट नहीं है तो फिर एंड करें।
लास्ट में मेरे को रिव्यूज बता देना, कैसा लगा तुम्हें लेक्चर। कुछ भी कमी है तो वो भी बताना, वो मैं फिक्स कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। एंड कुछ अम, अच्छा भी लगा तुम्हें तो वो भी बता देना। ठीक है, चलो। किसी को डाउट नहीं तो एंड करते लेक्चर को, पढ़ते रहना। एंड हैप्पी दशहरा। अब दशहरा ब्रेक आ ही गया, फिर हम दशहरा के बाद ही मिलेंगे अब तो टेक केयर टिल देन, ठीक है। ओके।